दोस्तों, मैं राजेश सिंह, साईं कृपा लॉ एकेडमी रायपुर, भूतपूर्व अभियोजन अधिकारी। हम लोग छत्तीसगढ़ में अपनी संस्थान रायपुर में साईं कृपा लॉ एकेडमी में ADPPO सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 5 मई से प्रारंभ होगा। 6 महीने का ये कोर्स है, जिसकी टाइमिंग 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। सबसे पहले हम इस कोर्स में जिस पद पर जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां हमें होनी चाहिए। जैसे कि हम अभियोजन अधिकारी हैं, तो प्रश्न है कि अभियोजन अधिकारी का मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये क्या है, इसके कार्य क्या हैं और ये किन मामलों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करता है। पैरवी संचालन करना, ठीक है ना, मामले को कंडक्ट करना। तो अभियोजन अधिकारी केवल CRPC के मुताबिक क्रिमिनल मामलों में पैरवी करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये लोक अभियोजक का जो कार्य है, क्रिमिनल मामलों में क्रिमिनल ट्रायल को करना, कंडक्ट कराना, यानी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश करती है, उन चार्जशीट में उनकी समीक्षा करना, वर्तमान नए BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्कूटनी के अधिकार को, स्कूटनाइज जिसे कहते हैं, समीक्षा करना के अधिकार को लीगल किया गया है। तो अब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है, जब पुलिस जो चार्जशीट पेश करेगी उसकी एग्जामिन करेगा, ठीक है, उनका परीक्षण करेगा और उन्हें लीगल राय भी देगा कि आपने सेक्शन सही लगाया है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर है कि नहीं, और अभियुक्त को कन्विक्ट करने के लिए, सजा दिलाने के लिए उपयुक्त साक्ष्य जो प्रॉपर बोलता है कि एविडेंस का संग्रह किया गया है कि नहीं, इन सब के बारे में अब ओपिनियन देगा, जिसे कि नए BNSS में लीगल किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सेक्शन 20 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो लोक अभियोजक हैं ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो लोक अभियोजक हैं, इनका बोलता है सेक्शन 18 के अनुसार लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे पहले बोलता है कि हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में सेंट्रल के और स्टेट के दोनों के मामले होते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट कंसर्निंग हाई कोर्ट उसी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेती है, उनसे परामर्श करती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि परामर्श आवश्यक है या नहीं। तो उत्तर आता है कि शैल, यानी परामर्श आवश्यक है। तो परामर्श लेने के पश्चात उसी हाई कोर्ट में सेंट्रल और स्टेट अपना लोक अभियोजक नियुक्त करती है, और वहां पर वो क्या कार्य करेंगे, तो बोलता है कि अभियोजन का कार्य करेंगे, अपील का कार्य करेंगे, अदर प्रोसीडिंग्स में भी भाग लेंगे, जैसे कि रिवीजन वगैरह पेश किया गया है, ठीक है ना, और उसकी अनुमति से याचिका वगैरह जो है इससे संबंधित, यानी क्रिमिनल से संबंधित, BNSS से संबंधित समस्त कार्य उस हाई कोर्ट में करेंगे, संचालन। यहाँ से आपको एक प्री का ये भी क्वेश्चन स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट जो होती है वो क्रिमिनल मामलों की सबसे बड़ी, ट्रायल करने की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। पूर्व में जो हमारे मन में आता था कि ट्रायल कहाँ होगा, तो हम बोलते थे क्लास 2 के यहाँ, सिविल जज क्लास 1 के यहाँ, ठीक है, या कोर्ट ऑफ सेशन में। तो बोलता है कि नहीं, हाई कोर्ट में भी ट्रायल की जा सकती है उनके परमिशन से। तो इसका मतलब हमारा प्री का एक आंसर ये बना कि क्रिमिनल मामलों की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, तो आंसर आया हाई कोर्ट। तो हम कंसर्निंग सेक्शन में इसको आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल के और स्टेट के किस पर्पस के लिए, तो बोलता है कि अभियोजन के लिए, अपील के लिए, अदर प्रोसीडिंग्स, रिवीजन एंड अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए हम कंसर्निंग हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेंगे कंसर्निंग हाई कोर्ट की परमिशन से। अब सेकंड स्टेज में आता है डिस्ट्रिक्ट।
तो डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो अब यहाँ पे भी देखिए कि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन भी है, तो सेंट्रल के भी कोर्ट होती है, जस्ट लाइक सीबीआई, ठीक है ना। फिर बोलता है रेलवे कोर्ट, तो ये दोनों सेंट्रल से संबंधित हैं। तो इन सीबीआई में और रेलवे की कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करना बोलता है कि एक्सक्लूसिव सेंट्रल का पावर है। फिर सेकंड नंबर पे आता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी कोर्ट हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन, तो अब नए बीएनएसएस के अनुसार कोर्ट ऑफ सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन के साथ साथ एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन भी शामिल होता है। और प्री का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि असिस्टेंट सेशन कोर्ट को समाप्त कर दिया गया है, नए बीएनएसएस से समाप्त कर दिया गया है। तो इन दो कोर्ट में, यानी कोर्ट ऑफ सेशन में और एडिशनल सेशन कोर्ट में पैरवी के लिए लोक अभियोजक कैसे नियुक्त होगा? तो पहला पॉइंट ये आता है कि ऐसे अधिवक्ता जो कि इनरोल हो चुके हैं और उन्हें कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है, यानी पीपी के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर हीनियस मामले हैं, स्पेसिफिक कोई मामला है, तो कम से कम अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। फिर बोलता है कि कैसे तैयार, इनको अपॉइंट कैसे करेंगे? तो अपॉइंट तो राज्य ही करेगा, लेकिन इसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल के प्रमुख बोलते हैं कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि रेवेन्यू में हम उन्हें कलेक्टर कहते हैं, और जब बीएनएसएस में आते हैं तो उनको क्रिमिनल पावर्स मिलते हैं, तो वो डीएम कहलाते हैं। कलेक्टर अब यहाँ पे डीएम कहलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन का एक पैनल बनेगा, और उस पैनल में जो अच्छे अधिवक्ता, जिनका चरित्र अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, 7 वर्ष और 10 वर्ष का अनुभव हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को एनरोल किया जाता है। और ये व्यक्ति राज्य की ओर से क्रिमिनल मामलों में इन कोर्ट ऑफ सेशन में अपना पैरवी, यानी कि प्रोसिक्यूशन का संचालन, कंडक्ट करते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं कि केंद्र मामले भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लाइक सीबीआई कोर्ट, रेलवे कोर्ट। यहाँ पे पीपी और एडिशनल पीपी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और कंसर्निंग हाई कोर्ट की परमिशन से, और वो कंसर्न जो है वो शेल है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट पैनल बनेगा कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे नियुक्ति होगी, पीपी और एडिशनल पीपी की तो 7 वर्ष का अनुभव है, स्पेशल पीपी के लिए 10 वर्ष का अनुभव है, और एक पैनल बनेगा और उस पैनल में डीएम और सेशन जज इसके पैनल इसके प्रधान रहेंगे और इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। फिर इसमें कुछ बातों को नए तरीके से भी जोड़ा गया है। इसमें यह बोला कि जो पीपी होंगे वो कौन होंगे, तो बोलता है कि राज्य के जो नियमित कैडर है। तो अब प्रश्न है कि नियमित कैडर क्या है? तो जो परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभियोजन अधिकारी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है ना, तो आप एज ए बोलता है कि अधिकारी तो है, लेकिन वहां पे जब कार्य करेंगे तो आपकी जो कार्य अवधि है वो एज ए एडवोकेट भी काउंट होती है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि आप एज ए एडवोकेट काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले सिविल जज की परीक्षाओं में अगर 3 साल का क्राइटेरिया लागू होता है तो आपको अधिवक्ता के रूप में भी काउंट किया जाएगा, यानी आप सिविल जज की परीक्षा देने के लिए इंटाइटल होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? तो बोलता है कि अब राज्य में नियमित कैडर, तो ये जो एडीपीपीओ हैं, डीपीओ हैं, ठीक है, जब प्रमोट होते हैं तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी एक अलग हायरार्की है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ये नियमित कैडर में से इनको लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि अगर लोक अभियोजन अधिकारी जो होते हैं, अगर नियमित कैडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो डीएम और कोर्ट ऑफ सेशन ने, जो सेशन जज हैं, उन्होंने जो पैनल तैयार किया है उस पैनल से
पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब नए इसमें एक चेंज ये भी किया है कि जो विक्टिम है, तो यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अधिकारी जो होते हैं, यानी असिस्ट प्रोसिक्यूशन का भी एक प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, जो कि सेक्शन 18 के सब क्लॉज 8 के प्रोविज़ो में दिया है कि अगर विक्टिम चाहे तो जो रेगुलर ऑर्डर का अधिकारी जो है, जो कोर्ट में कंडक्ट कर रहा है, तो उन अधिकारियों की सहायता के लिए अपना एक प्राइवेट वकील भी नियुक्त कर सकता है। तो ये प्रोविज़न आपको आगे सेक्शन 338 और सेक्शन 339 में मिलेगा। ठीक, तो प्रथम वीडियो में आपने ये जाना कि लोक अभियोजक जो होते हैं, तो हाई कोर्ट में लोक अभियोजन का कार्य और डिस्ट्रिक्ट में लोक अभियोजन, डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे किया जाता है। फिर इसके पश्चात एक पॉइंट और आता है सेक्शन 19, इसमें बोलता है सहायक लोक अभियोजन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, तो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कौन होते हैं, तो ये बोलता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। तो इस लाइन का ये मतलब है कि मजिस्ट्रेट का मतलब होता है क्लास 2, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एसीजीएम और सीजीएम। तो ये जो 4 रैंकिंग के जो अधिकारी हैं जुडिशरी में, उनको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जो सहायक अभियोजन अधिकारी जिसमें कि आपकी नियुक्ति होनी है, जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी क्लास 2 से लेके सीजीएम तक, इन न्यायालयों में आपको पैरवी का कार्य राज्य के बिहाफ में करना है, और वो भी किन मामलों में, जिसमें चार्जशीट पेश हुई है। ठीक है ना। इसका मतलब अगर कोई कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट, क्रिमिनल की प्राइवेट कंप्लेंट पेश की गई है, तो उस मामलों में राज्य के कॉर्डर के किसी भी व्यक्ति अभियोजन अधिकारी को पैरवी का अधिकार नहीं होता है, वो प्राइवेट वकील ही करते हैं। तो सेक्शन 19 के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उन मामलों में जिसमें पुलिस चार्जशीट पेश करती है 173 के तहत, ठीक है ना, तो उन मामलों में पैरवी का कार्य करेगी। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है इसमें कि अभियोजन अधिकारी अगर बोलता है कि केंद्र और राज्य दोनों, तो केंद्र सरकार कहां पर सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्त करेगी, तो बोलता है कि उन कोर्टों में जो कि सेंट्रल से संबंधित हैं, जैसे कि रेलवे कोर्ट। तो रेलवे में जो आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बिना टिकट सफ़र करते हैं, हंगामा मारपीट करते हैं, तो वहाँ पे आरपीएफ कार्रवाई करती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और साथ में ही स्टेट की भी पुलिस कार्य करती है, जीआरपी, ठीक है ना, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। तो प्रश्न है कि दोनों के मामले कहाँ जाएंगे, रेलवे कोर्ट में। तो रेलवे कोर्ट में अपॉइंट किसे किया जाएगा, तो आरपीएफ के जितने भी मामले हैं, सेंट्रल के जितने भी मामले हैं, उसमें सहायक लोक अभियोजक जो होता है वो पैरवी का कार्य करता है। और यदि किसी केस में उनका अधिकारी नहीं है, तो सेंट्रल राज्य से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे मामले में अपने अभियोजक को आदेश करें कि वो हमारे मामले में भी कंडक्ट करे, यानी अभियोजन का संचालन करे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, इसमें एक नया अमेंडमेंट किया गया है। वह अमेंडमेंट ये कहता है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन अगर अपॉइंट नहीं किया गया है, तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को उस मामले की सूचना देगा, और वो सूचना की अवधि 14 दिन होती है। तो वो 14 दिन में अगर राज्य सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, तो डीएम उस कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति कर देगा, यानी ये अपॉइंटमेंट संविदा नियुक्ति के अंतर्गत आती है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। वो रेगुलर नहीं है, पीएससी से पास नहीं है, वो स्पेसिफिक मामले के लिए या स्पेसिफिक कोर्ट में संचालन के लिए डीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और पॉइंट क्या था? 14 दिन की सूचना के पश्चात राज्य सरकार को सूचना दिया जाना शैल है। ठीक, फिर उसके अलावा और अभियोजन का कंडक्शन कौन कर सकता है? तो बोलता है कि ऐसे मामले में पहला बोलता है कि पुलिस अधिकारी अभियोजन अधिकारी नहीं है तो उसे संचालन का अधिकार भी नहीं है। ठीक, लेकिन पुरानी परंपराओं के अनुसार जब हम पुलिस अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें पुलिस अधिकारी जो रहते हैं, जिन्हें अच्छा कानून की जानकारी होती थी, उन्हें कोर्ट में नियुक्त किया जाता था। इसीलिए वर्तमान में आज भी शासकीय अधिवक्ता को कोर्ट साहब के नाम से जाना जाता है। कोर्ट का साहब है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में कहा कि ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट ये बना कि पुलिस अधिकारी को संचालन का अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरे में पॉइंट में ये बात उन्होंने की कि अगर पुलिस अधिकारी है और इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लिया है, और तीसरा उसकी रैंकिंग टीआई या उससे ऊपर है, पुलिस निरीक्षक या उससे ऊपर है, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय की अनुमति से उस मामले में कंडक्शन का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट प्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिए। और सबसे सीधी बात यह है कि किसी भी कानून को रटने की बजाय उस कानून को, उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका भविष्य उज्जवल। थैंक यू।